बात जो है वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा है कि साहब हमारा प्रेसिडेंट चीन के, रूस के प्रेसिडेंट से फोन उठाता है, बात कर लेता है, लेकिन बात नहीं हो पाती, तो ईरान के सुप्रीम लीडर से बात नहीं हो पाती। डिप्लोमेसी बहुत सख्त है, मुश्किल है ईरान के साथ। अमरेश मिश्रा जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक हफ्तों हफ्तों तक जंग की तैयारी, रोजाना बिल्कुल ऐसा लग रहा था बस गोली चलने वाली है। अब बातचीत हो रही है और बातचीत भी ऐसी हालत में हो रही है कि ईरान ने वेन्यू भी चेंज किया, इस्तांबुल से मस्कत, और एजेंडे को भी क्लैरिफाई करके बिल्कुल फोकस कर दिया। सिर्फ दो पॉइंट्स पर बात होनी है, एक तो ये कि न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे चलेगा, और ईरान के खिलाफ जो पाबंदियां हैं वो हटेंगी। इन दो इश्यूज पर बात हो रही है, आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? देखिए काजू साहब, ये तो ऐसा हुआ कि जैसे मान लीजिए अब हमको कहीं दिल्ली जाना है और हमको डर है, या डर क्या है, हम अपने दुश्मनों की चाल जानते हैं, तो मैं लास्ट मिनट बॉम्बे का टिकट कटा लूं। तो ये वो देखिए, ईरान ने जो इस्तांबुल से जो ओमान में लास्ट मिनट शिफ्ट किया, वो यही इस्तांबुल में कहीं ना कहीं मोसाद इसको मीटिंग को बक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब वहां पर बहुत सारे मोसाद एजेंट्स पकड़े गए हैं, टर्की की सरकार भी सजग है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ईरान में वो इतनी सख्त सरकार के सामने इतना बड़ा तांडव हो सकता है, तो टर्की में भी कुछ हो सकता है। तो ओमान एक ऐसा देश है मेरे ख्याल से जो ईरान के भी इंटेलिजेंस ने उसको वेट किया हुआ है प्रॉपर्ली, तो इसलिए वहां पर देखिए लास्ट मिनट चेंज हुआ। नेतन्याहू के प्लान्स के ये खिलाफ था। उसने तो यहां तक खबर फैला दी एक्सियोस वगैरह के माध्यम से, अमेरिकन वेबसाइट्स के माध्यम से, कि ये मीटिंग अब ये बातचीत खत्म है, ये बातचीत नहीं हुई। कल रात को खबर आ गई थी कि ये बातचीत रद्द हो गई है, एक्सियोस ने खबर की। उसके बाद सुबह जो है क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, बातचीत जारी है। क्योंकि विटकॉफ जो पहले नेतन्याहू से मिले परसों और कल, उसमें नेतन्याहू ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल्स वाला इश्यू रहना चाहिए, और जो पैलेस्टीनियन जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट करने वाली बात है वो भी रहनी चाहिए। और ईरान का कहना था कि इन दो पे हम बात नहीं करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स और रेजिस्टेंस पे। हम न्यूक्लियर ऑप्शन पे बात कर सकते हैं केवल एक पे, वो भी तब जब आप हमें कुछ दे। और अभी देखिए जो अली शमखानी है, जो एडमिरल अली शमखानी, जो सुप्रीम लीडर के मिलिट्री एडवाइजर हैं, उनको सिक्योरिटी काउंसिल में भी ले लिया गया। वो उसके एक स्पेशल ब्रांच बनाई गई है, उसका उनको चीफ बना दिया गया है। मतलब इन द इवेंट ऑफ वॉर, इमाम खामनेई सुप्रीम लीडर सीधे एक तरह से सेनाओं को निर्देशित करेंगे और उसको कमांड करेंगे। कमांडर इन चीफ तो वही ऑफिशियली भी। तो अब इस पूरी देखिए सिचुएशन में जो आखिरी कोशिश इजराइल की थी कि किसी तरह से टॉक्स को डिरेल करके और कोई ना कोई अटैक शुरू करवा दिया जाए, फिर देखा जाए क्या होता है, उस चीज को ईरान ने समझा और ईरान ने अपनी डिप्लोमेटिक टैक्टिक से ये इजराइल को फिर से बैकफुट पे डाल दिया। और एक ऐसे पॉइंट पे अब ये अमेरिका को ले आए हैं कि आज या तो ये तय हो जाएगा कि देखिए न्यूक्लियर का इशू बहुत छोटा है, अमेरिका भी जानता है। न्यूक्लियर इशू कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई न्यूक्लियर ये वेपन अभी चलाने ही वाला है। अगर कोई देश है जो न्यूक्लियर वेपन निर्दोषों पे चला सकता है तो वो इजराइल या अमेरिका, मान लीजिए, यही दो नेशंस हैं जो न्यूक्लियर वेपन चला सकते हैं। अदरवाइज ईरान का न्यूक्लियर इशू सब लोग जानते हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन उनके पास है भी, तब भी वो उस तरह से चलाएंगे नहीं इररिस्पॉन्सिबल तरीके से। तो वो तो कोई इशू नहीं है, अमेरिका इस चीज को समझ रहा है। और जो मेरी खबर आई है, मुझे जो खबर है कि ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये जंग हो, लेकिन ट्रंप को ये नेतन्याहू उन पे हावी हो गया। अब ये मीडिया प्लांट भी हो सकता है, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू में कौन क्या चाहता है, कौन कब किसको एक दूसरे को दोष भी देते हैं, फिर एक दूसरे से पूरी तरह से बंधे भी हुए हैं। मुझे लगता है कि ईरान की बड़ी विक्ट्री होने जा रही है आज। और अगर और दोनों ही तरह से ईरान, अगर अमेरिका की ये टॉक्स कुछ फल लाती हैं, या ये होता है कि चलिए ये बातचीत हुई और आगे फिर बातचीत होगी। दूसरी बात, अगर टूटती है बैलिस्टिक मिसाइल के सवाल पे, अमेरिका फिर भी
उठा देता है बैलिस्टिक मिसाइल, और ये एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस का सवाल। तो अब जब ये तो, और ये ईरान कह चुका है इस पे कोई बात नहीं होगी, तो अगर अमेरिका ने ये उठा दिया तो ईरान को फायदा है, क्योंकि ईरान फिर ये कह सकता है पूरी दुनिया से कि देखो हम एक क्लियर माइंड से हमने आखिर तक हमने शांति को, सुलह को हमने तरजीह दी, और जिस मुद्दे पे इनको ऑब्जेक्शन था उसी मुद्दे पे बात की। अब बैलिस्टिक मिसाइल तुम कैसे ले सकते हो? तो मतलब इंडिया के, तो तुम कहोगे इंडिया के टैंक्स हमको दे दो, इंडिया की मिसाइल्स हमको दे दो, तो निहत्थे करने की बात हो गई कि किसी उसको डिसआर्म कर देना। तो अभी वहां हमास को तो ये डिसआर्म कर नहीं पा रहे हैं, हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर नहीं पा रहे हैं, यमन से इनकी अमेरिका की हार हुई है, और अभी ये ईरान से कह रहे हैं। तो ये देखिए दुनिया धीरे धीरे ये समझ रही है कि ये बहुत ही ज्यादा फूला हुआ गुब्बारा जो अमेरिका इजराइल का है, ये फटने वाला है। आप समझिए ये स्थिति। गुब्बारा, देखिए गुब्बारा फटने वाला है। अभी बहुत ही अहम बात यह है कि इजराइल, जिसको कहा जाता था कि उसकी फौज पर किसी को कामयाबी नहीं मिल सकती, अमेरिका सुपर पावर, अब ये यहां आकर के ईरान के दरवाजे पर ईरान को और ईरान के साथियों को, जिन्हें वो प्रॉक्सी कहते हैं, और उनको निहत्था करना चाहते हैं। ये कैसी ताकत है जो दुश्मन से कहती है तुम तलवार फेंको तब लड़ाई होगी? तो ये तो बिल्कुल अजीब सी सूरत है। अच्छा, इस बीच में ये डिप्लोमेसी जो शुरू हुई है, उससे एक ही दिन पहले जेडी वेंस का बयान आया है, जिसको आपने भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। वो अमेरिका की कमजोरी या लाचारी वो नहीं बताता। जरा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अमेरिका का माइंडसेट ईरान के बारे में अब क्या चल रहा है। मैं समझता हूं जेडी वेंस, बैनन और इनके नजरिए के वाले लोग हैं जो अपने आप में बहुत शिद्दत पसंद हैं। यहां ईरान के मामले में कहां आकर के हवा निकल रही है ईरान का, अमेरिका की? ये तो देखिए, इनकी जो एक सैनिक हार इनकी तय है, ये उसके पहले सांस्कृतिक हार हो गई। जेडी वैंस ने ये बोल के, उसने शायद इसलिए कहा हो कि इससे ईरान, क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या कुछ कहा वो बता दीजिए जरा, शुरू में सबको मालूम नहीं है। हाँ देखिए, उन्होंने ये कहा कि एक इंटरव्यू दे रहे थे किसी और मुद्दे पे, उन्होंने कहा कि भाई ईरान के साथ डिप्लोमेसी करना, इट इज नॉट ओनली टफ, इट इज बिजार। और बिजार में उन्होंने ये कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब भी चाहे फोन उठा के, जब भी चाहे उस पे जोर दिया, जब भी चाहे फोन उठा के पुतिन से बात कर सकते हैं, जी जिनपिंग से बात कर सकते हैं, और इन दोनों देशों से अमेरिका के रिश्ते हॉस्टाइल हैं, कोई अमेरिका के ये दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रंप जब भी चाहे बात कर सकते हैं। ईरान में जो डिसीजन मेकर है उससे हम बात ही नहीं कर सकते हैं। वो भाई, अच्छा ये मजेदार बात है, क्योंकि इसमें देखिए क्या है कि ईरान की जो कल्चरल और पॉलिटिकल और रिलीजियस, ये तीनों जो अथॉरिटीज हैं, खासतौर पे रिलीजियस और पॉलिटिकल, ये एक है। अब इनसे बात करने के लिए आपको इनको रिस्पेक्ट देनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता आप इनको, ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करेंगे या ये, आपको रिस्पेक्ट देनी होगी। और अमेरिका के बारे में इमाम खामनेई बार बार कह चुके हैं कि अमेरिका भरोसे लायक नहीं है, अमेरिका ने धोखा दिया है, इतिहास गवाह है इस बात का, हर एक को धोखा दिया है। और अमेरिका से हमारे प्रेसिडेंट बात करें, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उन्होंने तो कभी मना नहीं किया, वो बात करें। और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो भी हमारे डिप्यूटेड लोग हैं, वो बात करें। तो ये जो पूरी बात है कि अमेरिका समझ नहीं पा रहा है ईरान के पावर स्ट्रक्चर को, और उसने भी, और जो बड़ा लेयर्ड है, जिसमें बहुत सारी परतें हैं, और उन परतों को नेगोशिएट करके वहां पहुंचना, ये भी एक बहुत बड़ा एक जो कि परसेप्शन की लड़ाई है, या बिहाइंड द सीन जो लड़ाई है, इसमें अमेरिका को डिमोरलाइज करने में इस ईरान के इस स्टांस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये एक चीज मैं याद दिलाता हूं, अपना खुद तजुर्बा। लंदन में चैथम हाउस, जो वहां पे थिंक टैंक है, एक बार अमेरिकन और यूरोपियन डिप्लोमेट्स बात कर रहे थे ईरान के बारे में। उस डिबेट को मैं सुन रहा था, देख रहा था। उसमें अमेरिकन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर लेवल का आदमी यूरोपियन पार्टनर से कह रहा था, देखो आप तो वहां पर मौजूद हो, हम तो वहां मौजूद ही नहीं है।
मैं अक्सर ईरानियों से यह बात कहता हूं, देखो आपके इस्लामी इनकलाब के कामयाब रहने और मजबूत रहने की और बहुत सी वजह हैं। दो वजह जो मुझे इमीडिएट समझ आती हैं वो ये हैं, एक तो आपके यहाँ की लीडरशिप, इतनी मजबूत लीडरशिप, जम करके फैसले लेने वाली, और अमेरिकी एम्बेसी का ना होना ईरान में। अमेरिकी हाँ एम्बेसी होती तो सैकड़ों डिप्लोमेट होते, उनमें खुफिया महकमे के बहुत लोग होते, इजरायली भी होते। वहां ना इजराइल की एम्बेसी है, ना ही अमेरिका की एम्बेसी है। तो अमेरिका की एम्बेसी के ना होने से भी उनकी कामयाबी की एक वजह मुझे लगती है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा और नजदीक आना चाहता हूं। अब ये जो ओमान में बातचीत हो रही है, और आपने सही कहा कि ओमान पे भरोसा है, शायद ईरान की खुफिया एजेंसियों ने वहां वेट कर रखा है। हमें यह भी याद है कि पिछली बार जब बात हुई थी तो या तो ओमान में होती थी या रोम में ओमान के एम्बेसडर के घर पर होती थी। और ये जो बात आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। मैंने तेहरान से चेक किया था, तेहरान में मुझे बताया कि मोसाद के का कोई आदमी वहां पर ना हो, मोसाद की बगिंग ना हुई भी हो, ऐसी जगहों पर वो मीटिंग करने से बच रहे हैं। अच्छा, अब क्या लगता है, चीन कहता है हमला मत करो, रूस कहता है हमला मत करो, कहते हैं हमला मत करो, कभी कभी इजराइल भी कहता है कि ईरान पर हमला मत करो। तो फिर अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या बची हैं? नहीं, देखिए अभी इजराइल का रुख कुछ बदला है। जो पिछली बार स्ट्राइक होने वाली थी, जो कि बहुत बड़ा फियास्को था, 15 जब ये प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, और ये 13 से 16 जनवरी के बीच जो दिन, 2-3 दिन थे, जब ट्रंप ने वो ट्वीट किया कि अपने पुलिस स्टेशन पे कब्जा कर लो, गवर्नमेंट ऑफिस पे कब्जा कर लो, और हेल्प इज ऑन द वे। तो वो हेल्प तो कभी आई नहीं, और उसके नहीं आने में अरब देशों का भी बहुत बड़ा हाथ है और इजराइल का भी बहुत बड़ा हाथ है। इजराइल ने कहा हम तैयार नहीं है। एक्चुअली मेरे ख्याल से अरब देशों से ज्यादा इजराइल की उसमें भूमिका थी कि इजराइल डर रहा था कि वो हम तैयार नहीं। अब उसके बाद से इधर जो 15-20 दिनों में, आज 6 तारीख हो गई, 6 फरवरी, 15-20 दिनों में, ये 15 जनवरी के बाद कई थार्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी मिसाइल्स इजराइल पहुंची हैं, और ज्यादा वो इब्राहिम लिंकन पहुंचा है, कई डिस्ट्रॉयर्स उसके साथ पहुंचे हैं। इजराइल को बचाने की पूरी एक जो घेरेबंदी है वो इन 15-20 दिनों में हुई है, मुझे ये लग रहा है, ताकि ईरान, क्योंकि देखिए इस बार उनको डर ईरान से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से भी। अभी देखिए क्या है कि ईरान की डॉक्ट्रिन नहीं है, लेकिन ईरान की डॉक्ट्रिन इवॉल्व कर रही है। अभी जो खुर्रम शहर 4 की अनवेलिंग हुई, जो अभी कल की खबर है, जिसके बारे में ये बात हुई कि वो 12 मिनट में इजराइल पहुंच सकता है, 12 मिनट में खुर्रम शहर इजराइल पहुंचा। और इस पे बाकायदा, मतलब अब ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गई है ये बात कि 12 मिनट में वो इजराइल पहुंच सकता है। और एन जो ओमान के टॉक्स हैं उसी वक्त ये खबर रिलीज की गई ईरान द्वारा। तो ईरान भी अब प्रोपेगेंडा वॉर और जो ये इंफॉर्मेशन वॉर है या कॉग्निटिव वॉर है इसको कहते हैं, तो उसमें अब ईरान भी देखिए काफी हद तक काफी माहिर हो गया है। अभी क्या है, इजराइल को ये लग रहा है कि ये सही मौका है, अभी हम प्रोटेक्टेड हैं, और एक गैम्बल इसमें लिया जा सकता है अगर हम पहले स्ट्राइक कर दें ईरान। अब यहां पर बात यही आती है कि अमेरिका आज की मीटिंग के बाद तय करेगा कि वो स्ट्राइक करने की, क्योंकि इजराइल तो चलिए पहले मना कर रहा था, अब वो चाहता है स्ट्राइक, वो इसको मान लिया जाए। लेकिन अरब देशों ने अब और बढ़ा दिया है, क्योंकि अब सऊदी अरेबिया का एक क्लियर कट स्टैंड आ गया कि हम अपना इलाका, हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और अगर इस्तेमाल हुई तो आप स्ट्राइक कर। ये भी बड़ा अजीब सा बयान परसों सऊदी अरेबिया से आया कि अगर आप यहां स्ट्राइक भी करते हो तो हम उसको हम अमेरिका पे स्ट्राइक मानेंगे। ये पहला बयान ऐसा है जो सऊदी अरेबिया से आया है, और यही मेरे ख्याल से सारे अरब मुल्कों की तरफ से आया है। यहां तक कि यूएई, जिसकी सऊदी अरेबिया से बहुत बड़ा, मतलब जियोपॉलिटिकल लड़ाई चल रही है यूएई की, और जो अमेरिका इजराइल की गोद में सबसे ज्यादा बैठ गया इस समय, उस तक ने ये कह दिया कि हमारी भी आप जमीन नहीं इस्तेमाल कर सकते ईरान पे हमले के लिए। तो ऐसी स्थिति में देखिए, अगर दो ही चीजें हो सकती हैं, अमेरिका या तो ये मान ले कि हाँ भाई ठीक है, न्यूक्लियर इश्यू पे ईरान झुका है, जिसमें ट्रंप को ब्रैक करने को मिल जाए कि, क्योंकि ट्रंप कल तक कह रहा है कि नहीं,
दे वांट टू टॉक टू अस एंड लेट्स सी एंड यू नो वी हैव, हमने इतने बेड़े भेजे हैं एंड खामने विल बी वेरी सॉरी अगर वो नहीं, तो ये सब तो ये उसको और करने को थोड़ा मिल जाए कि हाँ देखिए न्यूक्लियर, लेकिन उसको सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे, इसके कम में ईरान मानेगा नहीं। अब जब सैंक्शंस हटाने की बात आएगी वहां पर फिर इजराइल आ जाएगा कि सैंक्शन नहीं हट सकते। तो देखिए बहुत इस समय टेढ़ी सिचुएशन है, मुझे लगता है कि जंग की तरफ चीजें और जा रही हैं। अब पूरी तरह से अमेरिका सरेंडर ही कर जाए, कोई इस तरह की एक सिचुएशन आ जाए तो एक अलग बात है, उसमें भी ईरान की जीत है। तो ये विन विन सिचुएशन ईरान के है। हाँ, मैं उसी की तरफ आ रहा था। देखिए जहां तक एटम बम बनाने की बात है ईरान के, वो शुरू से कहता रहा है कि हमारे लीडर की तरफ से फतवा है कि हमें ये हथियार नहीं बनाना, कोई भी ऐसा हथियार जो आम बेगुनाहों को कत्ल करता हो वो बनाना और रखना दोनों हराम है। ये उनकी सरकारी पोजीशन है। इनकी तरफ से इल्जाम लगते रहे हैं कि आप हथियार बना लेंगे। अब बातचीत के नतीजे में अगर ये तय हो, हम ये प्रिज्यूम कर लें, और तकरीबन इस किस्म की बातें महसूस भी की जा रही हैं, ईरान हथियार नहीं बनाएगा तो उसे तो कुछ देना नहीं पड़ा, वो तो उसी पोजीशन में था, और अमेरिका को पाबंदियां हटानी पड़ेंगी। तो इसमें तो ईरान को ही कुछ मिलेगा, अमेरिका को क्या मिलेगा या इजराइल को क्या मिलेगा? बिल्कुल 100%। अगर आज की बात में ये बात तय होती है, या इवन एक, देखिए एक दिन में तो तय नहीं होगा, इवन एक ये अगर ये भी बात होती है कि कोई आगे समिट होगा, आगे कुछ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अमेरिका अभी कन्विंस नहीं है, इजराइल भले ही कन्विंस्ड हो, और इजराइल देखिए केयर भी नहीं करता, उसके 3-4 लाख लोग मार दिए जाएं इजरायली सिविलियंस, उसको कोई, या उसकी सेना, तो उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो देश ही नहीं है, वो तो एक तरीके का एक कॉन्सेप्ट है जिसको लेके वो मतलब वेस्ट की दबंगई मिडिल ईस्ट में जिंदा रखनी है। इजराइल लठैत है अमेरिका का और वेस्ट का, तो इसलिए उसको ज्यादा वो भी नहीं है। लेकिन अमेरिका को ये है कि अगर ये जंग चलती होती है तो इजराइल तुम्हारे लिए तबाह हो गई, जो हमारे यूएस बेसेस हैं वो हिट हो जाए, और उसमें फिर क्या होगा, अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन फिर सीधे आ जाएगा। और हिस्ट्री ने दिखाया है, चाहे वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान की अमेरिकन जो पब्लिक है वो नहीं चाहती है कि उसके जो बेटे हैं वो युद्ध में जाएं और वहां से मर के लौटे। तो ये जो पूरी एक स्थिति देखिए बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है कि आगे से अब इसके आगे क्या होगा। अब इसके आगे क्या, इसके आगे देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें बीच में एक चीज आपको याद दिलाऊं, और वो मीडिया में ज्यादा कुछ नहीं आई थी। एक एक्सपर्ट हैं वेस्ट एशिया के, हमारे यहाँ भारत में ही, आफ्ताब कमाल पाशा, AK पाशा जिन्हें कहते हैं, उन्होंने मुझे बताया, और मैं सोशल मीडिया पे बाकायदा बता रहा हूं, उन्होंने अपने किसी इंटरव्यू में भी कहा था, भारत में जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनसे उन्होंने पूछा, एक मुलाकात में JNU में कोई सेमिनार था जिसमें उन्होंने पूछा कि सब ये जो अरब मुल्कों में बेसिस हैं उन पर आप हमला करेंगे तो ये सारे मुल्क नाराज नहीं होंगे? तो उन्होंने कहा कि साहब आप किस जमाने में रह रहे हैं, हमने इन सारे मुल्कों को समझा दिया है कि हमारा जो हमला होगा वो बहुत ही प्रिसाइज होगा, सिर्फ उन बेसिस को हिट करेगा, उनके मुल्क के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये बात मैच कर रही है जो आपने बताया कि सऊदी अरब से ये बयान आया कि हम समझेंगे कि ये अमेरिका पर ही हमला हुआ है। तो ये एक तरह से अरब मुल्क तैयार भी कर दिए गए हैं, ईरान ने डिप्लोमेसी के जरिए उन्हें समझा दिया गया है कि अगर हमें करना पड़ा तो हम बहुत ही प्रिसाइज करेंगे, आपको कोई खास नुकसान नहीं होने वाला। इस सूरत में ये जो यूरोपियन मुल्क थे जो हमेशा अमेरिका के साथ खड़े रहते थे, जो और बाकी मुल्क थे, ऑस्ट्रेलिया और जापान और कौन कौन सब ईरान के खिलाफ, अब क्या लगता है कि ईरान ने जो ताकत दिखाई जून में, उसके बाद इन लोगों का क्या रुख रहेगा, कहां किस तरफ जाएंगे, क्या होगा? देखिए यूरोपियन मुल्क अभी क्या है, सैंक्शंस के सवाल पे जब जून के बाद इन्होंने स्नैपबैक मैकेनिज्म है उसको इन्होंने फिर से लागू कर दिया, और ये हुआ कि अब वो डील खत्म है, और डील तो अमेरिका ने ही वापस ली थी, पुरानी वाली ओबामा वाली डील, और अभी उसके तहत इन्होंने कुछ नए सैंक्शंस भी यूरोपियन देशों ने ये ईरान पे लगाए। अभी कल जो जर्मनी के चांसलर मर्ज और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची, उनमें जो बातचीत हुई या तकरार हुई,
उसमें मर्ज ने फिर वही बातें पुरानी कहीं ईरान के बारे में, ह्यूमन राइट्स और इस तरह की, और ईरान को कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ेगा। तो आरागची ने भी कहा कि भाई जर्मनी एक समय, अभी कुछ दिन पहले तक थोड़ा एक बैलेंस पोजीशन लेके चलता था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से वही जो पुराना एक तरीका है यूरोपियन पावर्स का, अमेरिका के पीछे चलना, ये उसी उसमें चला गया। देखिए ईरान के सवाल पे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के 10 इख्तलाफ हो और वो अपना रहेंगे अपनी जगह, लेकिन ईरान के मुद्दे पे वो लोग यूनाइटेड हैं कि हम एक, पर उस यूनिटी में यूरोपियन देशों का की कोई खास भूमिका नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये एक चीज है, अगर अरब मुल्कों की जमीन इस्तेमाल नहीं होगी तो फिर जो जर्मनी में बेसिस है, जो जर्मनी में जो अमेरिकन यूएस बेसिस हैं, इटली में जो यूएस बेसिस हैं, और फिर जो साइप्रस में हैं, और जो ग्रीस में हैं, और फिर डिएगो गार्सिया वगैरह, यहां से ही, और ये इब्राहिम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके पास खुद भी अपने 60-70 जेट्स हैं। तो इन सब इलाकों से हमले होंगे, और इजराइल से होगा। तो अब अच्छा, जॉर्डन के बारे में देखिए, जॉर्डन के बारे में परसों ही इजराइल के ईरान की संसद में एक सांसद ने यहां तक कह दिया कि हम जो उनका मुवाफक जो सल्ती एयरबेस है जो अमेरिका इस्तेमाल करेगा, और अभी तक जॉर्डन की तरफ से उस समय तक बयान नहीं आया था कि हमारी जमीन मत इस्तेमाल करो, तो उन्होंने कहा हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और अगर जॉर्डन में रिजीम चेंज होता है तो उसके लिए भी हम कॉल करेंगे। मैंने उन्होंने उल्टा कह दिया, उन्होंने कहा जॉर्डन की जनता नहीं चाहती अपने राजा को, तो रिजीम चेंज भी वहां होगा तो अच्छी बात है। अब इसको लेके जॉर्डन का भी कल बयान आ गया कि हमारी जमीन मत इस्तेमाल करो, जबकि अगर जॉर्डन की भी वो जमीन अमेरिका नहीं इस्तेमाल करेगा तब तो हमला बेकार है, क्योंकि वो वहां अमेरिका का बहुत बड़ा बेस है जॉर्डन में। अगर उधर वो कतर नहीं यूज कर सकता है, सऊदी अरेबिया का नहीं यूज करता, ओमान का नहीं यूज कर सकता है, तो उसे जॉर्डन तो चाहिए चाहिए हर हालत में। तो इसलिए देखिए सिचुएशन बहुत अजीब सी है। इसमें मुझे लगता है नेतन्याहू ही हैं जो इंसिस्ट कर रहे हैं, और अगर ट्रंप का मन उब गया तो वो ये भी कर सकता है कि अभी फिलहाल छोड़ो, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, स्थितियां जैसी हैं वैसे ही रहें, तो वो अपना संभालो, ये भी हो सकता है जी। ये भी हो सकता है। अच्छा, इसमें ये जो वेन्यू चेंज हुआ उसमें ईरान ने एक और चीज पर एक तरह से एतराज किया कि ये जो अरब मुल्क हैं जिसमें अब यानी यूएई, सऊदी अरब, कतर, ये सारे, और खुद तुर्की, ये सब भी इस मीटिंग में रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ईरान ने उसको अपोज किया कि ये ऑब्जर्वर की हैसियत से रह सकते हैं लेकिन बातचीत में हिस्सेदार नहीं होंगे, और मीडिएटर बनाया उन्होंने ओमान को। तो ये जो बाकी मुल्कों की हैसियत कम की है ईरान ने एक तरह से, इसके क्या मानी है अमेरिका, इसका क्या मानी समझे, ये खुद जो अरब मुल्क हैं ये इसे अपनी बेइज्जती समझे, या इन्हें एक ड्यूटी दी गई थी बातचीत को बिगाड़ने और खराब करने के लिए? क्या कुछ लग रहा था? नहीं, ये संभव है कि इनको ड्यूटी दी गई हो बातचीत खराब करने के लिए, लेकिन एक चीज और है, ईरान ये नहीं चाहता कि ट्रंप इस पूरी घटना से इस पूरी घटना को, इस बातचीत को एक इवेंट में बदल दे। ये ईरान नहीं चाहता, क्योंकि उसने गाजा पीस में देखा है, गाजा पीस जो शर्म एल शेख में बाकायदा साइन हुई, ट्रंप ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस बनाया, अब वो गाजा बोर्ड ऑफ पीस एक पैरेलल यूएन बनता जा रहा है। तो ये जो पूरा जो एक ट्रंप इवेंट क्रिएट करते हैं किसी भी एक समान सी घटना में, तो बातचीत हो रही है, बातचीत पे केंद्रीकरण होना चाहिए। अब सब लोग आ जाएंगे तो वो समिट हो जाएगा, तो समिट ये कोई ईरान पे समिट थोड़ा ना करना है, जैसे गाजा पे आपने समिट किया और पूरा ड्रामा किया और सब कुछ हुआ, और फिर सीज फायर अभी तक चल रही है, लेकिन इजराइल 500 सिविलियन मार चुका है गाजा के सीज फायर के बाद भी। तो ऐसी कोई स्थिति ईरान नहीं चाहता, ईरान समझ रहा था, इसीलिए उसने ये कहा कि भाई बाकी जो अरब देश है ये ऑब्जर्वर रहे, बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच होगी, इसमें किसी भी तरीके का हम इसको कोई एडवांटेज नहीं लेने देंगे किसी भी देश को इस बातचीत का जी। सबसे पहले ईरान ने अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को इवेंट नहीं बनने दिया। हमने अब से पहले भी देखा था ईरान बहुत सलीके से, यानी उनको मीडिया में हंगामा करने का मौका नहीं दे रहा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अगर जरा
सम अप करने से पहले भारत की कहीं कोई भूमिका, कहीं कोई चीज, इतना बड़ा मुल्क, इसी इलाके में मुल्क, क्या कहीं कोई वेस्ट एशिया की सियासत में हमारा कहीं कोई हिस्सा रहा नहीं रहा? एक जमाने में फिलिस्तीन के साथ हम होते थे, और बहुत ही अजीब बात है, भारत ने पिछले दिनों जो अरब यहाँ कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे नई दिल्ली में, उसमें फिर कह दिया कि हम तो फिलिस्तीन के साथ हैं। ये फिलिस्तीन के साथ होने के मानी क्या है जब इजराइल को गाजा कत्लेआम के लिए हम हथियार दे रहे थे? नहीं, देखिए क्या है कि इजराइल के साथ मौजूदा हुकूमत के अच्छे रिश्ते सब जानते हैं, सैन्य रिश्ते हैं, सैनिक रिश्ते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है हथियारों का, वो भी सब लोग जानते हैं। यहाँ भी ड्रोन्स बनते हैं जो गाजा में जेनोसाइड में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि जो ईरान के प्रोटेस्ट के बाद जो यूएनएचआरसी में जो एक रेजोल्यूशन लाया गया जिसमें ईरान को कंडेम किया गया, भारत ने उसके अगेंस्ट वोट किया, और केवल 8 देश, मतलब भारत को मिला के 7 या 8 देश हैं जिन्होंने विरोध किया, अदरवाइज ज्यादातर लोगों ने सपोर्ट किया या एब्सटेन रहे, ये ह्यूमन राइट्स के इशू पे। अब ये देखिए, यहाँ पर भारत का एक राष्ट्रीय हित आ जाता है कि कल को यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, या इंडिया ये तो डर ही रहा है ना कि भाई अमेरिका और इजराइल दोस्त हैं, सब कुछ है, सब अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन जब चाहे उनको ट्रंप डांट भी देता है। उसके बाद वो ये भी कर सकता है कल को कि रिजीम चेंज की बात ट्रंप कर सकता है, उसको क्या जाएगा अगर वो 4 लाइन बोल देगा कि माय फ्रेंड मोदी शुड स्टेप असाइड, मान लीजिए यही बोल दे, तो यहाँ तो पूरा बवाल हो जाएगा। तो इसलिए ये ईरान का एक लेवरेज भारत की हुकूमत रखना चाहती है कि ईरान, मतलब हर चीज में हम यूएस के साथ नहीं है, और ये भी दिखाना चाहती है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो हमारी मेंटेन रहे। तो इंडिया का देखिए कोई खास भूमिका इस पूरे स्ट्रगल में या इस नई महाभारत में इंडिया की कोई खास भूमिका है नहीं, बल्कि मैं कहूँ पूरे साउथ एशिया की भूमिका नहीं। पाकिस्तान भी जो सोच रहा है कि उसकी कोई भूमिका है, नहीं, पूरा साउथ एशिया इररेलेवेंट सा हो गया। और इसको देखिए, जो क्योंकि चाइना रशिया इसको संभाल रहे हैं और ईरान के पीछे वो हैं, और चाइना ब्रॉडली साउथ एशिया पे एक कंट्रोल रखता है अपना, ये बात सामने आ गई है। भारत भी देखिए विरोध नहीं कर पाया है चाइना का किसी भी सवाल पे, और खासतौर पे जब अपने बॉर्डर के अंदर जो फोर्सेज आई उसको लेकर रोज पार्लियामेंट डिस्टर्ब होता है। लेकिन एक बात ये उभर के सामने आती है कि चाइना ही साउथ एशिया को एक तरह से चला रहा है, ये बात सच्चाई है, और ये बात बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। और वहां पर इंडिया का ओपिनियन, इंडिया के कुछ कोई मैटर नहीं करता है। आप देखिए ना, ईरान अमेरिका युद्ध में इंडिया इज नोवेयर, वो डिप्लोमेसी के लेवल पर भी कहीं नहीं है, वो कहीं भी नहीं, वो रशिया यूक्रेन वॉर में भी कहीं नहीं था, और वो गाजा में इतना बड़ा पीस अकॉर्ड हुआ, पीस इनिशिएटिव, वो वहां भी इंडिया नहीं था। तो इंडिया की देखिए क्या है कि इंडिया की वो अब हैसियत नहीं रही जो एक जमाने में थी, जब इंदिरा गांधी के जमाने में वो यासर अराफात, मुझे याद है, वो बहन और भाई की बात करते थे वो, और बहुत से मुस्लिम्स को सुनने में बड़ा अजीब लगा था उस टाइम। उसने अरबी जबान में जब एड्रेस किया, मुझे याद है मैं विज्ञान भवन में था उस वक्त, तो सैयदा इंदिरा गांधी उसने कहा, तो सैयदा का मतलब वो रेस्पेक्ट में सैयद कहते हैं अरबों में, हमारे यहाँ सैयद के मानी दूसरे होते हैं। बहरहाल, फिर मैं समराइज करते हुए, अब सिचुएशन कहां है? जंग से हम बिल्कुल दूर निकल आए या जंग के इम्कान अभी हैं? ईरान को क्या मिलेगा, अमेरिका को क्या मिलेगा, और अमेरिका इस इलाके में अपने वजूद को क्या अब भी मीनिंगफुल समझता रहेगा और खर्चे करता रहेगा इजराइल को बचाने में, कब तक? देखिए, अमेरिका का जो पेशेंस है, अभी जो एक ड्राफ्ट उनकी जो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी, इसके जो पेंटागन पब्लिश करता है हर दूसरे साल या तीसरे साल, उस अभी पब्लिश हुई है जनवरी 20 के आसपास। उसमें उन्होंने तो ये साफ कहा है कि हमारा केंद्रीकरण वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे केंद्रित होंगे, ग्रीनलैंड वगैरह हमारे उसमें आता है, वहां पर हम अपने को करेंगे,
ईरान और ये मेन अपना थ्रेट चाइना को माना है, लेकिन चाइना से कहा है कि अभी किसी संघर्ष में हम नहीं जाएंगे। और ईरान के लिए भी उन्होंने यही कहा है कि ईरान हमारा राइवल रहेगा और उसको हम उसी तरह से, लेकिन कोई सैनिक समाधान की बात नहीं की, बल्कि उसमें यह कहा गया है कि अमेरिका के सॉइल पे, हम अमेरिका के सॉइल को हमको कल डिफेंड ये करना पड़ सकता है। मतलब कोई इन्वेजन रशिया, चाइना या ईरान इनकी तरफ से हो सकता है, तो वो हमें अपने सॉइल को डिफेंड करने की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब इस पूरे डिफेंस स्ट्रैटेजी में कहीं है ही नहीं ये बात कि इजराइल को सेंटर में रख के हमें मिडिल ईस्ट में ईरान को खत्म करना है, हमें सबको करना है। तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रंप का अपना जो एक ये है, और जो ज़ायनिस्ट लॉबी समझती है कि ये हमारा आदमी है, और इसने, ट्रंप ने अपनी तरह से बहुत सारी चीजें करने की कोशिश भी की हैं गाजा में, जैसे हमने देखा। और गाजा में एक और कन्फ्रंटेशन नेतन्याहू और ट्रंप में होने जा रहा है, वो पूरा दिख रहा है। तो अब यहां पर हमको लगता है कि अमेरिका बहुत दिनों तक इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, और आज की बात अगर विफल होती है तो अमेरिका को डिसीजन लेना होगा कि भाई 1 हफ्ते 10 दिन में तुम जंग शुरू करो, नहीं कर सकते तो पीछे हट जाओ। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर बीइंग स्पेंट of the tax money of Americans in this endeavor कि ये पूरा जो इसको सस्टेन क्यों है। तो देखिए अमेरिका की भी सिचुएशन इस समय आइसोलेट हो गई है, और इतनी आइसोलेट और इतनी इकोनॉमी कमजोर है कि उसकी सरकार बार बार बंद हो रही है, शटडाउन सरकार में हो रहा है। और ये बिल्कुल अजीब सी बात है कि हम दुनिया भर के चौधरी हैं, लेकिन हमें अपने घर के खर्चे चलाने के लिए पैसा नहीं है। उस तरह की हालत अमेरिका की है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।